तो हेलो मित्रों, आई नो कि इस सीरीज के बारे में कुछ इंट्रो देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता ही है। लव नोवेल एंड फैंटेसी सीरीज में हमारा जो है मानवा है टॉप 5 के लिस्ट में आता है और मैं इस सीरीज को पूरा कंटिन्यू करूँ ये तो आपके ऊपर और आपके सपोर्ट के ऊपर है गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। और बाद में हमें दिखाया जाता है, कोई कहता है सब कुछ यहीं से शुरू हुआ और हमें दिखाया जाता है एक नोवेल लेडी जिसके सामने उसका गार्ड आके बोलता है मिस यही है उस कमीने का बेटा, इसे नंगा करके पीटना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जिसको BDSM की तरह बांधा रहता है। तो गाइस इसके साथ क्या होने वाला है वो तो कहानी में पता चलेगा। तो हमारी नोवेल लेडी बोलती है छोटे से गुलाम की आंखों में तो नफरत की चिंगारी दिख रही है। इंटरेस्टिंग, जब मेरे फादर एक लड़के को किडनैप करके लेके आए हमारे घर। द एबिसमल फ्लावर जैसे कि टाइटल है इस नॉवल का, ये एक ट्रेजेडिक रोमांटिक नॉवल है। वो मेरे स्कूल की एक दोस्त था जो ये मानवा मुझे रिकमेंड किया था। इसी तरह मुझे इस नॉवल के बारे में पता चला। शुरुआत में मैं एक चैप्टर भी मुश्किल से पढ़ पाती थी। ओह माय आइज, क्योंकि ये नॉवल इसके बारे में थी। सिल्विया जो स्टोरी की मेन फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, वो खुद को कैसे शामिल करती है किडनैपिंग और जेल में रहना एंड कामुक संबंध में कैसे जुड़ती है। ये एक बहुत बोल्ड रोमांटिक नॉवल है। कहानी में ब्लैक फैमिली, ब्लू फैमिली, गोल्ड फैमिली एंड वाइट फैमिली के साथ हमको दिखाया जाता है रेड फैमिली, जो 5 परिवार ने दुनिया पर राज किया। सिल्विया मेन फीमेल प्रोटैगनिस्ट ब्लू फैमिली से है और ब्लैक फैमिली के कट्टर दुश्मन के नाम पे जाने जाते हैं। सिल्विया के रेशमी सुनहरे नीले बाल थे और ब्यूटीफुल आंखें जो सूरज की तरह चमकती रहती थी। सिंपल शब्दों में वो बहुत क्यूट एंड प्यारी थी। अचानक से एक ट्रेजेडी घटी। उसका एक लौता भाई जो कम उम्र से ही ब्लू फैमिली के सारे काम को ईमानदारी से करता था, उसका नाम चेसी प्रेडिलियन है। तो आप लोगों को मैं समझा देता हूँ, जैसे कि है ना हमारा ब्लू फैमिली, वाइट फैमिली, ग्रीन फैमिली, ठीक है। तो ऐसे ब्लू फैमिली जो है ना, उसका मतलब टाइटल जो है हम लोग तो लास्ट में लगाते हैं ना नाम, तो उसका टाइटल जो है ना प्रेडिलियन है, ठीक है। तो उसके भाई का नाम ऐसा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अचानक से वो गायब हो गया। उसे तब तक काल कोट में रखो जब तक वो हमारे जैसा ना हो जाए। कोई चेयर पर बैठे हुए बोलता है, क्या और कोई नहीं बाकी प्रेडिलियन का कट्टर दुश्मन सिगरेट पीते हुए बोलता है। तो गाइस आप लोग सिगरेट मत पिए, अच्छी बात नहीं है। तो स्टोरी के अंदर चलते हैं। और गाइस ये बात जो बोल रहा है हमारा ब्लैक फैमिली का हेड है, जो छाला छपरी बन के छपरीगिरी कर रहा है भाई, देख लो। तो चलिए फिर से चलते हैं स्टोरी की तरफ। और हमारा नोवेल लेडी बोलती है और मेरे अनलकी फादर जो उस लड़के के बारे में बात कर रहा था। तो गाइस मैं नोवेल लेडी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ ही रीड कर रहा हूँ। तो मेरे को अभी तक पता नहीं चला इस लड़की का नाम क्या है। तो आगे देखते हैं तो पता चल जाएगा। हमारी नोवेल लेडी बोलती है अभी अभी जिसको घसीट के ले जाया गया वो चेसी प्रेडिलियन था। तो गाइस हमें पता चला इधर जो गायब हुआ था ना वो हमारा लड़का, तो वो उसके पास पापा के पास ही मतलब किडनैप करके लाया गया। तो आगे बढ़ते हैं। और नोवेल लेडी बोलती है हम बहुत छपरी बदमाश लोग हैं, डैम इट। ये सब कहते कहते हमारी नोवेल लेडी हाथों में लालटेन लिए कहीं जा रही थी और हमारी नोवेल लेडी अचानक से सीढ़ी से उतरते उतरते बोलती है गॉब 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 है गॉब गॉब गॉब, आई एम कमिंग बेबी। और नीचे आने के बाद हमारी नोवेल लेडी जेल के गार्ड से बोलती है क्या मैं तुम्हारी चाबी 1 सेकंड के लिए ले सकती हूँ। और हमारे दिखाया जाता है हमारे मिस्टर लुल्ला हमारे गार्ड को, जो बोलते हैं माय लेडी मैं मेरा चाबी मेरी घरवाली को देता हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं। माय लेडी माय लेडी माय लेडी। मैं और एक बात आपको बोलना चाहूँगा, मेरे को स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया गया है कि मैं जेल के अंदर किसी को ना जाने दूँ जो गॉब 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 करने के लिए जा सके। माय लेडी। हमारा नोवेल लेडी बोलती है मैंने अंदर जाने के बारे में कभी कुछ नहीं बोला, समझे छोटी लुल्ली। और हमारा लेडी बोलती है शायद एक हैंडसम चांदनी वालों वाला लड़का मुझे चाबी दे दे। मैं बोलती है क्या मैं ले सकती हूँ या नहीं। अरे चाबी की बात कर रहा हूँ, तुम क्या सोच रहे हो। दिखाया जाता है हमारा मिस्टर लुल्ला गार्ड बोलता है वो लेकिन आपने तो बोला था आपको सिर्फ चाबी चाहिए था। वो नहीं आई लेडी तुम मुझे मरवा दोगी लॉर्ड के हाथों से।
और हमारा लेडी बोलती है मैंने मेरा मन बदल लिया, अब मेरे को जाना है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और कोई मुझे नहीं देखेगा, तो चलती हूँ। और मेरे फादर को भी इस बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं, समझे तुम? चलो फिर बाहर मिलते हैं मिस्टर लुल्ला। और हमारा नोवल लेडी बोलती है ओ नो, ये जेल तो अंदर से बहुत बड़ा है। और बोलती है ये तो जेल ही नहीं लग रहा है, यहाँ तो बहुत सफाई किया हुआ है। और उसके सामने बाद में लालटेन मारती है तो उसके सामने एक गेट दिखता है, उसके अंदर एक लड़का दिखाया जाता है। और हमारी नोवल लेडी बोलती है इसके सामने मेरी खूबसूरत पहले से ही खराब हो चुकी है, आई गेस मुझे इससे बचकर रहना चाहिए। और बोलती है आखिरकार वो मेरा जिंदा रहने का एकमात्र कारण है। द बैंक्वेट, ये हमारी फैमिली का एक प्रोग्राम है जो पावरफुल होते हैं उनके बारे में ही बातचीत किया जाता है, और जो वीक होते हैं उनको तो दबाया ही जाता है। लैन कैन एग्रिस की 10 से भी ज़्यादा पत्नियां थी और बहुत सारा बच्चे भी थे। और हमें बताया जाता है सिर्फ 3 ही बच्चे होंगे जिनको पावर मिलेगा। उस साइट पे मेरे जैसे किसी के लिए जगह नहीं थी। और हर महीने हम लोगों को फादर के साथ बैंक्वेट पार्टी पर बैठ के बात करने का मौका मिलता था। बिल्कुल, वो तो तब की बात है जब मैं बच्ची थी। उस इंसिडेंट के बाद सब कुछ बदल गया मेरे लिए। ये एक लड़की है, तुम एक्रिस की बहुत अच्छी बहन बनोगी। मैंने जब पहली आवाज़ सुनी वो बहुत स्वीट और कोमल थी। मेरे माँ के बाल शहद जैसे सुनहरे थे और सोने की तरह चमकती थी। मेरी मॉम की वो विशाल गहरी आंखें मुझे एक चील की याद दिलाती थी। मैं लोगों के शक्ल सूरत पे ध्यान देती थी। मेरी मदर कितनी ब्यूटीफुल है, मेरे फादर कितने किस्मत वाले हैं। लेकिन जिस दिन मैंने अपने फादर को पहली बार देखा था ना, वो बोले रुखसाना, इसका नाम रुखसाना हो गया। इतना बोल के वो चले गए। सिर्फ एक पल रुके मेरे को नाम देकर। सोचने वाली बात नहीं है, आज तक वो मुझे देखने भी नहीं आए, कमीने फादर। और तभी रुखसाना की मदर बोलती है मेरी प्यारी सी छोटी बेटी, बड़ी हो जाओ जल्दी से और ताकतवर बनो और अपने एग्रिस को गर्भ से ऊंचा कर दो। और अपना रुखसाना बोलती है एग्रिस, ये नाम तो कहीं सुनेला सुनेला लगता है। और उस मोमेंट में मुझे पता चला एग्रिस वो फैमिली है जिसमें मैं अभी पैदा हुई हूँ। हमारी फैमिली में चोरी, नशे की दवाई, धोखा और जहर की तो बात ही मत करो, किलिंग की। हम किसी भी बंदे को 1 सेकंड में मार सकते हैं। हमारी फैमिली जुर्म की दुनिया की बादशाह थी जो शैडो में रहकर अपनी काम करती। और सबसे बुरी बात तो ये थी जो भी इस खानदान में पैदा होता था उसे भी ये रास्ते में जाना पड़ता था, चोरी डकैती में, क्योंकि यही था उनका रास्ता फैमिली का। यही तरीका था एग्रिस फैमिली अपने विरासत को आगे पास डाउन करते हैं। एक सच्चा एग्रिस बनने के लिए बचपन से ही ट्रेनिंग शुरू करना पड़ता था। मैं भी कोई अलग नहीं थी। ऐसे दिन गुजरते गए और मैं बड़ी हो गई। और एक दिन मेरे पापा ने भी बोला तेरे अंदर कोई स्किल नहीं है। मेरे को पढ़ाई का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को प्रैक्टिकल चीज़ का कोई नॉलेज नहीं है। और रुखसाना का पापा बोलता है रुखसाना तुम जा सकती हो। और रुखसाना मन में बोलती है मुझे हमेशा नीचा दिखाया जाता है, मेरे फादर कितने घमंडी हैं। मुझे नफरत है इस बात से, वो मुझे किसी चीज़ की तरह समझते हैं। मुझे तो इस फैमिली में कोई उम्मीद ही नहीं दिखता। डेटिंग, मैं बस अभी बच्ची हूँ। मेरे फादर बोलते हैं डेटिंग करने के लिए, वो दिखाई दे रहा है, वो मेरा भाई है, हम दोनों ट्विंस है। और हमें दिखाया जाता है रुखसाना का भाई बोलता है क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो रुखसाना। और रुखसाना मन में सोचती है मेरा भाई तो पूरा सॉफ्ट है, इसको तो एक छोटा सा क्यूट पपी जैसा लगता है मेरे को। और रुखसाना उसके भाई को बोलता है पापा चाहते हैं अभी से मैं लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दूं शादी के लिए। रुखसाना का भाई बोलते है क्या, तो तुमने क्या सोचा? तो रुखसाना बोलती है मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। और उसका भाई बोलता है क्या मदर को पता है? और रुखसाना बोलती है हाँ उनको पता है, उन्होंने बोला एक प्रेस्टिजियस नोबल की तरह बात करूं और एग्रिस का नाम रोशन। फिर मेरे भाई
भाई ने उसके छोटे से हाथ को कांपते हुए बोला, रुखसाना मैं तुम्हारा हमेशा रक्षा करूंगा, तो चिंता मत करो। और रुखसाना उसके भाई के साथ जाते हुए बोलता है, मैं वो सब फैमिली के काम सीखने से मना कर दूंगी। तो रुखसाना का भाई हंसते हुए बोलता है, रुखसाना तुम भी ना। और रुखसाना बोलते तभी वो इंसिडेंट घटा और हम लोगों को दिखाया जाता है एलिस को कोई मार देता है जो रुखसाना का भाई है, और उसकी मम्मी और रुखसाना शौक होकर देख रही होती है। और रुखसाना कांपते हुए बोलती है, एलिस सिलेक्शन एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया। और हम लोगों को बताया जाता है सिलेक्शन एग्ज़ाम जो एग्रिस फैमिली का होता है उसको पास नहीं कर पाओगे तो तुम कोई भी बेटा या लड़की हो तुम्हें मार दिया जाए। और एग्रिस फैमिली का कोई मिस्टीरियस सा गार्ड बोलता है, एलिस एग्रिस को सक्सेसर से हटा दिया गया है। और गाइस रुखसाना अब तक हम लोगों को उसका बचपन का बात बता रही थी, जो वो ट्रांस माइग्रेट होके इस बुक में आने के बाद क्या क्या हुआ उसके साथ। तो रुखसाना बोलती है जेसी प्रेडिनियन, और रुखसाना बोलते हैं उन्होंने शायद उसको पॉइजन खिलाने के लिए कुछ ऐसा किया होगा। और हमें दिखाया जाता है रुखसाना शायद पॉइजन का कुछ एंटीट्यूड लेके आई होती है और अपना जेसी प्रेडिलियन को खिला रही होती है। और वो आँख धीरे धीरे आँख खोल रहा होता है और बोलता है मैं कहाँ आ गया। रुखसाना बोलती है आई थिंक ये काम कर रहा है, और जेसी को बोलता है इसको थूको मत, ये एंटीडोट है, तुम मरो या ना मरो मैं तुम्हें बचाने आई हूँ बिकॉज तुम हीरोइन की बड़े भाई हो। अगर आप सबको याद नहीं तो मैं फिर से बता देता हूँ, ये जो है ना मानबा, इसमें मतलब हमारी हीरोइन जो है ना वो विलन है, और मतलब और ट्रांस माइग्रेट होके विलन के बॉडी में आई है, ठीक है। और हीरोइन जो है ना वो और एक लड़की है, उसका ये बड़ा भाई है, मतलब हमारा हीरो ही समझ सकते हो। जो मतलब आगे चलते हैं सबको सब पता चलेगा, स्टोरी बहुत मस्त होने वाला है। और रुखसाना बोलती चाहे तुम हीरोइन के बड़े भाई हो लेकिन मेरी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी पर टिका हुआ है, समझ रहे हो। और रुखसाना बोलती इसको अभी जस्ट इसके परिवार के सबसे ज़्यादा जानी दुश्मन ने किडनैप करके लेके आया, मुझे नहीं लगता ये मुझ पर अभी भरोसा करेगी। और रुखसाना फिर से बोलती है मैं पूरा दिन बैठे नहीं रह सकती, कब एंटीडोट अपना असर दिखा। और रुखसाना एक पंच लेती है और मारती है हमारे हीरो के पेट में और बोलती है कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होगी और मुझे माफ़ कर देना। और हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे रुखसाना फिर से आती है और आके बोलती है ओ तो आखिरकार तुम उठ ही गए, तो जेसी प्रेडिलियन खून का यही चक्कर है, तुम जल्दी होश में आ गए। और रुखसाना मन में बोलती है मुझे नहीं लगा था इतना जल्दी उठ जाएगा, बेहतर होगा मैं इसे हल्के में ना लूं। और जेसी प्रेडिलियन बोलता है तुमने मुझे क्या खिला दिया था। और रुखसाना बोलती है एक एंटीडोट, तुम्हें क्या याद नहीं तुम्हें पॉइजन दिया गया था, कुछ याद है? अभी तक अगर मैं तुम्हें एंटीडोट नहीं देती तो अभी तुम्हें ज़्यादा तकलीफ होता। अब कैसा महसूस हो रहा है? देख रहे हो ना तुम अभी ज़्यादा बेहतर अच्छे से बात कर पा रहे हो। और हमारा हीरो बोलता है अगर तुम जो कह रहे हो सच है, तुमने मुझे एंटीडोट दिया तो तुमको मुझसे क्या काम, मुझसे क्या चाहती हो तुम? और रुखसाना बोलती है कुछ नहीं, तुम्हारा नाम जेसी प्रेडिलियन है ना, मुझसे बच के रहना, मैं तुमसे बेवकूफ़ी नहीं कर पाऊंगी। अच्छा तुम्हारा शुक्रिया मेरा नाम याद दिलाने के लिए, मुझे अब याद आया मैं कौन हूँ। तुम वही हो ना, तुम एग्रिस खानदान के गंदे खूनों से कोई हो ना, मुझे याद है। और रुखसाना मन में सोचती है अच्छा तो इसको सब पता है, शायद फादर कुछ छुपाना ही नहीं चाहते। और हमारा हीरो कहता है मुझे जवाब दो। और रुखसाना कहते हैं अच्छा सुनो, तुम अभी कुछ नहीं देख पा रहे ना, क्या मैं सही बोल रही हूँ? कुछ भी नहीं देख पा रहे हो तुम? और रुखसाना बोलती है बताओ तो कितने उंगलियां हैं? और हीरो बोलता चली जाओ यहाँ से। और रुखसाना कहती है मुझे तभी पता चल गया था कि तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रहे। और रुखसाना मन में बोलती है उसने तो ये भी बोला था, क्या मैं उन एग्रिस में से हूँ? और रुखसाना बोलती है कल मैं इसके सामने आई थी लेकिन इसको पता ही नहीं चल रहा मैं कौन हूँ, तो इससे तो यही पता चलता है कि वो ये अच्छे से देख ही नहीं पा रहा। और रुखसाना बोलती है एक पल के लिए रुकना तो, और हीरो का टी शर्ट उठाती है और बोलती है मुझे पता था ये कोई तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, ना कि जहर का असर है, तो एक ब्लैक मैजिक है। रुखसाना बोलती ये एक टेम्पररी जादू है, ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, तो टेंशन मत, अभी के लिए ऐसे ही रहने देते, 2 दिन बाद तुम अच्छे से देख पाओगे। और हाँ मैं जानती हूँ तुम अभी के लिए मुझ पर भरोसा नहीं करोगे, लेकिन हाँ जो मैं कह रही थी ना, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, वो मैं दिल से कह रही थी, तुम्हें जिंदा रहना होगा। और रुखसाना जाते हुए कहती तो चलो कल मैं तुमसे मिलूंगा। और हीरो कहते हैं नहीं रुको। नेक्स्ट डे रुखसाना आके बोलते तो कैसा महसूस कर रहे हो? और हमारा हीरो बोलता है भाग जा यहाँ से। तो रुखसाना बोलते हो लगता है आज तुम्हें बहुत मार पड़ी है।
अच्छा, तुम्हें क्या अभी भी यकीन नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ? और हमारा हीरो कहता है चली जा यहाँ से। और रुखसाना कहती है वेल, मैं सोच रही थी ये लोग तुम्हें कितना बकवास खाना खिलाते कि मैं आज तुम्हें कुछ अच्छा खिला दूं, लेकिन तुम कितने रूड हो। और रुखसाना कहती है हाँ मैं मानती हूँ कि तुम गलत नहीं हो, लेकिन ये कब तक चलेगा, तुम भूखे पेट ऐसे रहोगे, लो एक गोली है इसे खा लो। और हमारा हीरो बोलता है अच्छा तो तुम समझ रहे हो मैं किसी एग्रिस के दल्ले से कुछ भी लेके खा लूं, तुम यहाँ से चली जाओ। और रुखसाना कहते मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा गुस्सा, लेकिन जिंदा रहना है तो यही रास्ता है। और हमारे हीरो को दिखाया जाता है जिसको खाना ना खाने की वजह से इसका हालत खराब हो चुका होता है। और रुखसाना बोलती है ये क्या कर रहे हो तुम खाना भी नहीं खा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, अब तो तुम्हें सुलाकर ही खाना खिलाना पड़ेगा, तुम पागल हो चुके हो क्या। और हमारा हीरो कहता है तुम एक एग्रिस हो, तुम्हें क्या फ़ायदा मेरा इतना मदद करके, हाँ। और रुखसाना कहते वेल तुम पहले ये तो खा लो। और रुखसाना उसे ठुसा ठुसा के खाना खिला रही होती है। और रुखसाना बोलते तुम इस खाने को बिना पानी के भी निगल सकते हो क्योंकि ये खाना ऐसे ही बना हुआ है। और हमारा हीरो कहता है तुम मेरी मदद इतना क्यों कर रहे हो, तुम्हारा मोटिव क्या है और तुम्हारा नाम क्या है। और रुखसाना बोलती है मेरा नाम रुखसाना है। और हमारा हीरो सोचता है ये नाम तो पूरा परफेक्ट है, जो जिस इंसान का आँख है पूरा रूबी जैसा है। और हमारा हीरो सोचता है उसकी आंखें बिल्कुल ऐसी है जहाँ पर अंधेरा होने के बाद एक जलता सूरज उगता है, बिल्कुल ऐसा रंग सुबह का सूरज उगने जैसा। और रुखसाना को दिखाया जाता है जो एक टिकली के साथ खेल रही होती है। और रुखसाना बोलती है इमली अंदर आ जाओ। और हमें दिखाया जाता है रुखसाना के मेड एमिली, उसके हाथों में कुछ दवाई होती है और वो बोलती है आज से आपका 2 पॉइंट उसको करना पड़ेगा, एक दवाई है उसको शायद उसको 2 पॉइंट उसका करना होता है। और रुखसाना मन में बोल रही होती है उसका अगर 4.7 किसी ने ले लिया तो उसको जान भी जा सकता है, तो इसका कुछ साइड इफेक्ट भी होता है जैसे कि खून की उल्टी, पेट दर्द और पैरालिसिस भी। और रुखसाना बोल रही होती है सब एग्रिस धीरे धीरे जहर के अंदर इम्यूनिटी हो जाते हैं, मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ जहर के बारे में जो मेरे अंदर कुछ ना। और हमें दिखाया जाता है कोई अचानक से खुलता है दरवाज़ा और एक लड़के को दिखाया जाता है। रुखसाना मन में कहती है यह है कहानी का एंटागनिस्ट। लोग आपको बता देता हूँ एंटागनिस्ट मतलब कोई बैड बॉय या विलन टाइप जैसा। फिर वो लड़का बोलता है मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। बाद में हमें बताया जाता है कि हीरोइन सिल्विया को एग्रिस परिवार द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। वहाँ उसे अपने बड़े भाई की मौत के बारे में पता चलता है और उस झटके से वो मेंटल ब्रेकडाउन शिकार हो जाती है। इस घटना के बाद वो पूरा एग्रिस परिवार की खत्म कर देती है। इन सभी बदकिस्मत हादसों के पीछे जो असली गुनहगार है वो और कोई नहीं बल्कि ये हरामजाद जेरेमी एग्रिस है। फिर वहाँ पर कोई कहता है कब से यहाँ हो तुम, क्या तुम फिर से ग्रीन हाउस में पॉइजन बटरफ्लाई देखने गई? तो वो पीले बालों वाली लड़की कहती है कि हाँ यही तो आखिरी अंडा है, इस बार मैं किसी भी हाल में सफल होना चाहती हूँ। तो वो बंदा भी बोलता है पर मैं नहीं चाहता कि तुम और खून बहाओ, क्या सच में तुम्हें ये सब करना जरूरी है? तो वो लड़की भी बोलती है वो अभी भी सिर्फ एक बच्चा है लेकिन काफी प्यारा है, ओ मेरे गोलू मोलू प्यारा सा बच्चा। फिर वो लड़का बोलता है वो नया टॉय जो फादर ने कुछ दिन पहले घर लेके आए थे, मुझे समझ नहीं आता कि फादर हमें उसके पास क्यों नहीं जाने देते। तो वो लड़की कहती है वो थोड़ा अलग जरूर लगा था और उससे कहता है कि अरे वाह क्या तुमने पहले कभी किसी भी टॉय में इंटरेस्ट नहीं दिखाया था? सही बात, लेकिन इस बार ये वाला मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। और वो दोनों हंसने लगते हैं। तो वो लड़की कहती है कि सही लगता है, इस बार मैं तुम्हें ये वाला दे ही देती हूँ। गोलो गोप 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 और उसके सर पे हाथ रखती है और कहती है तुम कितने प्यारे हो, चलो अब चलते हैं। और वो लोग चेयर पे आते हैं, दोनों वहाँ बैठ जाते हैं और उन लोग को और कोई कहता है कि वेलकम। हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जहाँ वो खड़ा होता है और बाहर लाइटनिंग हो रही होती है और वो कहता है इस महीने की तुम्हारी सारी अचीवमेंट के लिए बधाई हो, चलो अब बैंक्वेट शुरू करते हैं। और दबा के खाना रखा हुआ होता है और वो कहता है मैं देख रहा हूँ तुम कंसिस्टेंटली सेकंड प्लेस पे हो रुखसाना, और इस लड़की का नाम रुखसाना होता है। गाइस तो तुम लोग थोड़ा ध्यान याद रखना, तुम्हारा पॉइजन बटरफ्लाई एक्सपेरिमेंट कैसी चल रही है, मुझे उससे बड़ी उम्मीद है। तो रुखसाना कहती है पहले 2 एक्सपेरिमेंट फेल हो गए लेकिन लास्ट अंडा बिल्कुल सेहतमंद है, मैं इंतजार नहीं कर सकती कि आप इसे देखे फादर। तो उसका फादर बोलते हैं हंसते हुए मुझे पता है तुम मुझे निराश नहीं करोगी। तो रुखसाना बोलती है आज आप अच्छे मूड में लग रहे हो, क्या ये आपके नए शिकार की वजह से है फादर? तो उसके फादर बोलते हैं तुम काफी तेज हो रुखसाना, तुम मुझे अपनी जवानी के दिनों की याद दिलाती हो। मैंने सुना है कि बैटालियंस उस छोटे बदमाश को ढूंढ रहे हैं। तो उसके भाई कहता है कि क्यों, इस लड़के में इतना खास क्या बात है, वो ब्लू वारिस है। तभी उसका
उसका फादर बोलता है कि वो ब्लू वारिस है। ये बात सुन के वो भी थोड़ा एकदम चौंक जाता है और कहता है चौंकते हुए, ब्लू वारिस क्या सच में? रुखसाना बोलती है कि मुझे पता था फादर, आप बहुत कमाल के हो। तो उसके फादर बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों ऐसी चीजों में दिलचस्पी हो। तो रुखसाना बोलती है क्योंकि ये वाला टॉय बाकी सब जैसे नहीं है फादर। पेडेलियंस को हमेशा ईमानदार और न्यायप्रिय माना गया है और उसमें भी ब्लू वारिस को सबसे ज्यादा सीधा साधा और अच्छा माना जाता है। और डेविल का स्माइल देती है और कहती है सोच के देखिए कितना मजा आएगा अगर सबसे महान पेडेलियन मेरे पैरों के नीचे। और वो इमेजिन करने लगती है एक बंदे को कुत्ते वाले सकरा बांध के उसको अपने पैरों के नीचे लाई होती है। एक हनपटा हुआ चिपचिपा कुत्ता बनने का भौंक रहे हो। हा 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 हा। प्रिंस का एमएमएस आ गया। अब मैं जाऊंगी घर में अंदर, दो फिंगर से करूंगी। और उसका फादर बोलता है ये बुरा आइडिया नहीं है, चलो आज का दिन खत्म करते हैं, अब तुम दोनों जा सकते हो। तभी उसके भाई को दिखाया था जहाँ एक मैट को धक्का देते हुए कहता है कि चल हट मेरे रास्ते से। और अपनी बहन के पास आता है और घबराते हुए कहता है क्या तुम सच में उस टॉय को अकेले ही सबक सिखाओगी? तो उसकी बहन बोलती है कि हाँ लगता है मैं सिखाऊंगी सच में, लेकिन और अपने मन में कहती है वो फिक्र कर रहा है कि मैं उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दूंगी। कितना प्यारा है मेरा भाई। तभी वहाँ पर एक लाल बालों वाली लड़की आती है छोटी सी और कहती है कि तुम उस टॉय को सबक सिखाओगे, लेकिन ये तो अनफेयर है, मैं पहले ही उसके लिए क्लेम कर चुकी हूँ। तो रुखसाना कहती है कि कितनी इरिटेट करने वाली है, माफ करना चार्लोट, लेकिन ये बात तो ऑलरेडी फादर के साथ बैंक्वेट में डिस्कस हो चुकी है। तो चार्लोट बोलती है चिल्लाते हुए तुम्हें तो कभी पहले टॉयज में इंटरेस्ट था ही नहीं, तो ये तो बहुत अनफेयर है। तो रुखसाना का भाई बीच में आता है और कहता है कि है शिवमुल लड़की, हमने कब से टॉयज पे डिप्स लगाना शुरू कर दिया है। तो वो बोलती है कि तुम बीच में मत आओ, मैं उससे उसके पास जाने नहीं दूंगी, वो मेरा है। और वो सोचने लगती है कि मुझे याद है कि उसने कितनी तंत्रुम किया था जब उससे कैसिस से मिलने नहीं दिया गया था, जब से उसे कभी किसी चीज से मना नहीं किया गया था। तो ये तो ऑब्वियस है कि वो इतनी अपसेट है और डाइन तरह चिल्ला के कहती है कि मैं फादर को बताने वाली हूँ चार्लोट। रुखसाना बोलती है गुस्से में कब से सारे टॉयज सिर्फ तुम्हारे होने लगे? तुम्हें टॉयज के साथ खेलने की एक प्रिविलेज मिला था, लेकिन वो कभी भी तुम्हारा हक नहीं था, वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि मुझे उनमें अब तक कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। क्या तुम्हें सच में लगा कि हमेशा सब कोई तुम्हारी मर्जी से ही होता रहेगा? तो लाल बाल वाली भी कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी बेवकूफ निकलोगी, इतनी बड़ी मूर्ख थी तुम। रुखसाना बोलती है ठीक है मेरी प्यारी छोटी बहन, चलो अब तुम्हें एक ऐसे तरीके से समझाती हूँ जो तुम समझ सको। और वो अपने हाथ में कुछ लेती है और हमें दिखाया नहीं जाता, लेकिन वहाँ खून के बूंदे होती है और वो जमीन पे पड़ी होती है और गुस्से में होती है वो। और रुखसाना बोलती है कि तुम कोशिश करती ही क्यों हो, तुम हमेशा हर छोटी बात का इतना बड़ा ड्रामा क्यों बना देती हो? जाना तुम जाओ, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा, ठीक है। और रुखसाना चली जाती है, उसका भाई सब हैंडल करता है और उसका बाल पकड़ता है और कहता है कि है अगर गुस्सा निकालना ही है तो उस हरामी पे निकालो जो नीचे डंजन में है। मैं वैसे ही उस कमीने की वजह से पहले से ही गुस्से में हूँ, मुझे और कोई रीजन नहीं चाहिए गुस्से होने का। और पता है ना ये सब बकवास उस ब्लू हरामी ने ही शुरू कर दिया, उस ब्लू हरामी ने ही शुरू किया है, वो नीला हरामी। ये बेवकूफ शायद बाद में काम आ सकता है, तुम्हें तो पता भी नहीं होगा क्योंकि तुम्हें कभी भी बैंक्वेट में बुलाया ही नहीं गया है। जो बंदा डंजन में है वो कैसिस पेडेलियन है, काश उसका एक से ज्यादा होता। तो ये बात सुन के वो भी चौंकती है। डेविल स्माइल देते हुए कहती है लेकिन तुम सिर्फ इसलिए उससे बर्बाद करने की कोशिश तो नहीं करोगी ना, क्योंकि वो तुम्हारा नहीं बन सकता। फिर हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है जहाँ रुखसाना आती है मास्क पहन के और कहती है कि और अंडे को टच करते हुए कहती है तुम कितनी बदल गई हो पॉइजन बटरफ्लाई, ये रेयर डेमोनिक स्पीसीज ढूंढना लगभग नामुमकिन होता है, मुझे ये सिर्फ उस किताब की वजह से मिल पाई। ये पूरा ग्रीन हाउस जहरीली पौधियों से भरा है, लेकिन क्योंकि ये हॉस्टाइल इन्वायरमेंट अंडे का हैच होने में हेल्प करता है। इतना सब होने के बाद भी सफलता का चांस सिर्फ 30% ही है। असली मुश्किल काम तो तब शुरू होता है जब ये क्रिएचर अपने सेल से बाहर आता है, उससे ट्रेन करना। और अपने हाथ को थोड़ा कट करती है और कहती है कि उम्मीद है तुम्हें मेरा खून पसंद आएगा, शायद ये तुम्हारी ग्रोथ को और तेज और स्ट्रॉन्ग बना देगा। और अपने खून को फंडे पे डाल देती है और कहती है पॉइजन बटरफ्लाई पर अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए उसके मास्टर को उससे रेगुलर बेसिस पर अपना खून पिलाना पड़ता है। अगर मुझे जल्दी नतीजे चाहिए तो मुझे मेरे जहर के डोज बढ़ाने होंगे। और हमें बताया जाता है कि बुक में मेल पत्रों में से एक व्हाइट टेमर
वो जो जहरीली तितली के अंडे की खोज करती है। उसके पास सभी प्रकार के दुष्ट प्राणियों के वश में करने की पावर थी और वो रुखसाना अपने मन में सोच रही होती कि बेशक मेरे पास उसके जैसी शक्तियाँ नहीं है, हालांकि कोशिश करने से मुझे कुछ भी खोने नहीं है। और उस अंडे पे हाथ रखती है और कहती है कि मैं अपनी आस्तीन में जितना ज्यादा छिपा सकती हूँ, मेरे बचने की संभावना उतना ही ज्यादा होगी। अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ, इस बार डियोन भोज में शामिल नहीं हुआ। हाँ, क्यों नहीं था? वो तो हमेशा पहले प्लेस पर ही रहता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है कि मुझे अभी काल कोठरी के बारे में एक रिपोर्ट मिली है, आज एक गार्ड बेहोश हो गया। तो रुखसाना कहती है कि मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ कि कौन जिम्मेदार है, वो चार्लोट थी, है ना? और अपने मन में कहती है वो प्रोबेबली जेरेमी का विचार था। तो वो लड़की बताती, हाँ माई लेडी, मैंने जो सुना है उसके अनुसार लेडी चार्लोट ने वहाँ तक अपना रास्ता बना लिया है, कैदी पर हमला किया और गलती से जादुई बेड़ियां नष्ट कर दी। तो रुखसाना कहती है कि तुम्हारा मतलब उन बेड़ियों से है जो विशालकाय डेमन के लिए इस्तेमाल की जाती है? ये इम्पॉसिबल है। और अपने मन में सोचती है चार्लोट भले ही लापरवाह हो, लेकिन वो बेकार उन बेड़ियों को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। कैसे? से प्रोबेबली किसी तरह से उसे उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रेरित किया गया। ये तो इंटरेस्टिंग है। तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है और उसकी मदर बोलती है कि तुम्हें देखकर अच्छा लगा जानू, तुम यहाँ क्या लेकर आई हो? मैंने भोज के बारे में सुना, मैंने बैंक्वेट के बारे में सुना, उन्होंने मुझे बताया कि तुम दूसरे प्लेस पर आई हो। तो रुखसाना थोड़ा गुस्सा आ जाती है, तो तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है। तो वो भी अपने हाथ को देखती है और अपने हाथ को पीछे कर लेती है और कहती है कि ये कुछ भी नहीं है। तो उसकी मॉम कहती है कि लेकिन तुम्हारा, तो तभी वो बोलती है कि खैर आप यहाँ क्या कर रही थे, आप यहाँ क्यों आई हैं? तो उसकी मदर बोलती है कि वो मैं बस इतना कहना चाहती है कि मुझे तुम पर बहुत ज्यादा प्राउड फील है, तुम एक ट्रू एग्रीस हो। तो रुखसाना बोलती है कि मदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये वैसे ही है जैसे आप हमेशा से चाहती थी। क्या आप लंबे समय तक रुकने की प्लानिंग बना रही है? समय बिताने की एनर्जी बची है मदर। तो उसकी मदर कहती है कि अच्छा ठीक है, थोड़ा आराम करो, थोड़ा आराम करो, मेरा तुम्हें परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। तो रुखसाना कहती है कि ठीक है, फिर आप अपना ध्यान रखिएगा। और वो वहाँ से चली जाती, दरवाजा बंद कर देती है उसकी गार्ड और अपने मन में जाते हुए कहती है कि एक ट्रू एग्रीस है। और वो कुछ सोचने लगती है, मैं अकेली मैं आकिल को इस तरह मरने देने के लिए तुमसे नाराज नहीं हूँ। हालांकि मदर अब हमारे रिश्ते को पहले जैसा बनाना इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तभी उसे आवाज आता है, यहाँ क्या देख रहे हो? और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है। वो बंदा कहता है कि लेडी रुखसाना शायद तुम्हारे साथ अच्छा बिहेवियर कर रही होगी, लेकिन तुम मुझे डराओ मत। काश लेडी चार्लोट ने तुम्हारा एक या दो अंग तोड़ दिया होता। तो सफेद बाल वाला कहता है कि इस तरह घूरना बंद करो, मैं इससे अभी नजरअंदाज करूंगा, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम रुखसाना से ताल्लुक रखते हो। और वो सोच रहा होता है सफेद बाल वाला, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी के भी नहीं हो सकते, खासकर रुखसाना के। उस बच्चे ने उसका भी जिक्र किया था, लेकिन उसका शुक्रिया। अब मुझे पता है कि ये बेड़िया कैसे काम करती है। जितना ज्यादा एक कैदी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, उतना ज्यादा ये बेड़िया टाइट हो जाती है। इसका मतलब है कि जब तक तुम शांत रहते हो, तुम इन बेड़ियों की सक्रियता को कम कर सकते हो। मैं इसके बारे में किसी को पता नहीं चलने दे सकती जब तक मैं यहाँ से सुरक्षित बाहर नहीं निकल जाऊँ। मुझे उन्हें अपनी सुरक्षा कम करने पर मजबूर करना होगा। हो सकता है कि उसे पहले ही पता चल गया हो कि बेड़ियां कितनी बेकार है। रुखसाना एग्रीस है। कितना? क्या तुम मुझे तुम्हारा विश्वास करना चाहिए? क्या मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास करना चाहिए? में दिखाया जाता है बैकग्राउंड में कोई बोलता है ये तो पक्का है तू उस हरामी रूसल पेडिलियन का रिश्तेदार है। और हमें दिखाया जाता है अपने जेसी पेडिलियन को कुछ लोग कुत्ता बना के मार रहे होते हैं। तुम्हारी आंखों में भी वही घमंडी वाला शक्ल छुपा हुआ है। फिर अपना जेसी को आदमी खींच के लात मारता है। फिर अपना जेसी उस बंदे को गुस्से से देख रहे होता है। लेकिन एक बात तो है, इस मानव में भी जिसे देखो एक गंदी तरह से उसको बांधा होता है। ये मुंह से जेसी क्या करने वाला है, इसका मुंह क्यों बांध रखा है? की रे कही के तू मुझ पे आग दिखाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है रुखसाना का पापा उसके 80,000 के जूते से हमारे जेसी को कूट के रख देता है। फिर अपना जेसी बोलते है मार ले लाला जितना मारना है, आज अपना भी टाइम आएगा एक दिन। और रुखसाना का फादर बोलता है मैं तुझे यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि तू लड़की से ज्यादा दिन टिक सकता है, तो तू मुझे निराश मत करना बच्चे। रुखसाना तुम्हारा जन्मदिन तो अभी गुजरा है ना? और रुखसाना बोलती है हाँ फादर, खुशी है कि आपको याद था, तो तुम्हारा बर्थडे का प्रेजेंट ये रहा, तुम इसके साथ कुछ भी कर सकते हो रुखसाना। और रुखसाना बोलती है आपका बहुत शुक्रिया फादर। और रुखसाना जेसी का बाल पकड़ के ऐसे खींचने लग जाती है और हंसते हुए कहती है मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी मेरे पप्पी। और रुखसाना उसके पापा के सामने बोलता है मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि ये कुत्ता अच्छे से ट्रेंड होगा। और वो अपना हाथ साफ करते हुए बोलती है कितनी गंदी है, मुझे कोई गंदे खूनों के साथ खेलने का इंटरेस्ट नहीं है, जाओ इसको ले जाओ और साफ करो। और वो गार्ड बोलता है जी माई लेडी। और हमें दिखाया जाता है वो गार्ड जेसी को घसीट के ले जा रहे होते हैं। और रुखसाना भी उस तरफ देखती है, मन में सोचती है मेरे फादर ने कभी मेरा बर्थडे याद नहीं रखा, तो अब वो क्या
बचा रहे हैं। और वो दो गार्ड बात कर रहे होते, ये बच्चा इतना अटेंशन क्यों ले रहा है मास्टर की, इसमें इतना खास क्या है। और वो दूसरा गार्ड बोलते हैं मुंह बंद रख, ज्यादा सवाल मत पूछ, नहीं तो परेशानी ही पैदा होगी। और वो गार्ड फिर से बोलते हैं अगर किसी मास्टर को हमने ऑफेंड कर दिया तो यहाँ से हम बच के नहीं निकल पाएंगे, तो चुपचाप रहे और अपना काम कर। फिर और एक गार्ड उससे सवाल पूछते हैं क्या ये पहली बार है लेडी रुखसाना के पास ऐसा खिलौना है। फिर वो दोनों गार्ड एक साथ हंसते हुए बोलते हैं किस्मत वाला है साला, अगर वो किसी और का गुलाम होता तो अब तक उसको कुत्ते को खिला दिया जाता मार के। फिर जैसी अचानक से आंखें खोलते हैं और बोलते हैं रुखसाना, और जैसी मन में सोचता है रुखसाना की बातें जो बोल रही होती है फादर मैं आपको निराश नहीं करूंगी, और एक विलन साइड दिखा रहे होते हैं। फिर जैसी सोचता है रुखसाना एक दिन उसको बोल रहा होता है जब तक तुम सुरक्षित निकल नहीं जाते मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। तो फिर जैसी बोलते क्या सच्चाई क्या है, रुखसाना इंसान अच्छी है या बुरी। और हमें रुखसाना की मदर को दिखाया जाता है और वो दो गार्ड बोलते हैं ग्रीटिंग माई लेडी। और रुखसाना की मदर तभी बोलती है वो लड़का कौन है, क्या ये मर चुका है। फिर वो गार्ड जवाब देता है नहीं माई लेडी, ये रुखसाना लेडी का न्यू खिलौना है। और तभी रुखसाना की मदर शौक होकर बोलती क्या रुखसाना का खिलौना, रुखसाना ने ऐसे कब से करना शुरू कर दिया। फिर वो गार्ड बोलता है नहीं माई लेडी, रुखसाना लेडी ने नहीं किया, ये तो मास्टर ने किया है, इसको मारा पीटा। फिर रुखसाना की मदर हमारे जेसी के ऊपर धीरे धीरे अपने हाथ ले जाती है। फिर वो जेसी को जोर से पकड़ती है और बोलती है एलिस एलिस। और फिर वो गार्ड बोलते हैं माई लेडी रुक जाइए माई लेडी। रुखसाना की मदर मन में सोचती है मुझे एक पल के लिए लगा था ये एलिस है। और वो गार्ड बोलते हैं माई लेडी कृपया करके पीछे हो जाइए, आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। फिर रुखसाना की मदर पीछे हो जाती है और गार्ड बोलते तो माई लेडी अब हम लोगों का चलने का वक्त हो गया। और रुखसाना की मदर बोलती है ठीक है इसका अच्छे से ध्यान रखना तुम लोग। और वो गार्ड बोलते ठीक है माई लेडी। फिर रुखसाना की मदर सिर्फ उसको देखते रह जाती है और वो दोनों ले जाते हुए बोलते हैं भाई ये बात तो हैरान करने वाली है, तूने सुना माई लेडी ने इसको एलिस कहा। और वो दूसरा बोलते हैं आखिरकार मास्टर एलिस का भी तो मौत इसी उम्र में हुआ था। फिर वो दूसरा बोलते हैं मुझे पहले से अजीब लग रहा था माई लेडी रुखसाना इसके ऊपर इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही थी, शायद उन दोनों को अभी भी मास्टर एलिस का याद आता है, शायद मरने से पहले इसका हालत भी कुछ इस तरह का ही था। फिर उनमें से एक बंदा जेसी को फेंकते हुए बोलते उफ ये बंदा बहुत भारी है, इसका इलाज कैसे करे, ये तो मौत के बहुत करीब है। फिर और एक बंदा बोलता है अभी जल्दी से कुछ कर यार लेडी रुखसाना वापस आने वाली है। फिर वो लोग जाने के बाद जैसे अपना आँख खोलता है फिर बैठ जाता है, फिर सोचता है वो चौथी बीबी है। एग्रिस फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है, उसमें 10 से भी ज्यादा बीबियां है। जो आई थिंक वो मतलब रुखसाना की मदर की बात कर रहा था, जो उसको समझ रहा था ना उसका बेटा। फिर वो बोलते हैं जो एलिस की बात हो रहा है शायद वो रुखसाना का बड़ा भाई होगा जो मर चुका है, क्या इसलिए रुखसाना मेरी मदद कर रही है क्योंकि मैं उसके भाई की तरह दिखता हूँ, क्योंकि वो अपने मरे हुए भाई को मेरी शक्ल में देखती है। और अचानक से जैसे को दरवाजे से कोई आवाज आता है तो उससे समझ आ जाता है कोई आ रहा है, तो ये लेट जाता है और हमें दिखाया जाता है रुखसाना आई होती है। और रुखसाना बोलती है उन्होंने तो अपना काम अच्छे से किया, मुझे नहीं लगा था वो तुम्हें अच्छे से इलाज करेंगे। फिर रुखसाना नीचे झुकते हुए बोलता है सच में इस खानदान में किसी को खिलौना रखना आता है नहीं, कम से कम इसका हथकड़ी तो खोल देना चाहिए था। फिर वो बोलते चलो मैं ही हटा देती हूँ, फिर वो हटाने लग जाती है। फिर रुखसाना बोलते शायद सुबह यहीं पर ज्यादा लगी थी उसको, तो इधर ज्यादा दवाई देना पड़ेगा। फिर जैसी मन में बोलता है जलन तो बिल्कुल नहीं हो रहा लेकिन गुदगुदी जरूर हो रही है। फिर रुखसाना बोलते है बाकी का काम बाद में कर लूंगी क्योंकि ये अभी भागने का हालत में बिल्कुल नहीं है। फिर जैसी मन में बोलते है क्या मेरा सर, और हमें दिखाया जाता है रुखसाना जैसी का सर को अपने गोद में रखवा लेती है। और वायदा मैं सच्ची बोलूं तो मैं जो अभी ये पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, साला सिंगल लोगों का जिंदगी में ये सब। चलो टॉपिक में आते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है फिर जैसी बोलता है मैं अभी रुखसाना के गोद में, मुझे क्या एक्टिंग बंद कर देना चाहिए और मुझे जग जाना चाहिए या ऐसे ही रहूं, और जो भी करो जैसी भाई तुम तो अपने मजे लूट रहे हो। या भाई टॉपिक में आते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है फिर रुखसाना ऊपर की लाइट की तरफ देखते हुए बोलते हैं मैं अभी मरना नहीं चाहती। फिर रुखसाना जैसी का सिर सहलाते हुए बोलते तुम भी नहीं चाहोगे कि मैं मर जाऊं। फिर रुखसाना कंफ्यूज होकर बोलती है ये तो रे अजीब नहीं है। फिर रुखसाना उसके पास आके सूंघ रही होती है और बोलती है क्या मैं जब नहीं थी किसी ने तुम्हें नहा के नहीं दिया, फिर भी बदबू नहीं आ रही, तुम्हारे बाल कितने मुलायम है, क्या तुम जग गए हो। और रुखसाना को कौन बताए जैसी कब से ही जगा हुआ है, हम लोगों को पता है सिर्फ। और जैसी बोलते हैं कि उसको पता चल गया मैं जगा हुआ हूँ तो उसको जंजीरों से बांध के ही मुझे भागना होगा यहाँ से। और रुखसाना बोलते हैं मैं माफी चाहती हूँ कि मैं तुम्हें पहले बचा नहीं पाई, मुझे तुम्हें मार के अपने फादर को बेवकूफ बनाना पड़ा, लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि तुम अब मेरे हो, तुम्हें अभी कोई छू नहीं पाएगा मेरे इजाजत के बिना। मुझे पता है कि बेहोश इंसान के साथ बात करना थोड़ी अजीब है लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ ताकि अपने घर लौट सको। और रुखसाना मन में बोलते हैं मैं काफी श्योर हूँ कि वो कब का जग चुका है, लेकिन अगर वो नहीं जगा तो मैं बात करने की एक्टिंग तो कर ही सकता हूँ ना अकेले अकेले। और रुखसाना धीरे धीरे वहाँ से उठ जाती है। लगता है मुझे अब जाना चाहिए, तुम्हें आराम की जरूरत है और बाद में मिलते हैं। फिर रुखसाना जाने के बाद हमें जैसी को दिखाया जाता है जो बेहोश एक्टिंग कर रहा था रहने की। फिर वो धीरे धीरे उठता है, उठने के बाद
साथ ऐसे बैठ जाता है, फिर अपना गले को झटकाते हुए बोलता है वो औरत तो सबसे अलग थी। और हमें रुखसाना को दिखाया जाता है जो जेसी के लिए खाना लाई होती है और जेसी बेड में बैठे हुए रुखसाना की तरफ ही देख रहा होता है। रुखसाना भी उसकी तरफ तिरछी निगाहों से देख रही होती है, फिर अपना जेसी भी तिरछी निगाहों से देख रहा होता है। पता नहीं यार क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। और रुखसाना खाना रख के बोलती है मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, इसको खा लो पहले, और फिर तुम्हारे लिए एक डॉक्टर भी आए हैं जो तुम्हें जांच करके बताएंगे तुम कैसे हो। और जेसी बोलता है मैं ठीक हूँ, तुम्हें खाना लाने की जरूरत नहीं थी, किसी नौकरानी के हाथों से भी भिजवा सकती थी। रुखसाना बोलती है मैंने उसे कहा है तुम्हारे लिए नए कपड़े लाने के लिए, अभी जो कपड़े तुम्हारे पास है ना वो एकदम फटे पुराने कपड़े हैं, तो वो नहीं लाने के लिए गई है। मुझे पता थी अगर तुम्हारे लिए वो कैसे खाना लाती तो नौकरानी के ऊपर धौस जमा के उधर से चली जाती, इसलिए मैं लाई हूँ। और रुखसाना बोलते बोलते जेसी की तरफ ऐसे देखती है और बोलते हैं और रुखसाना जेसी को देखती है और मन में बोलते है आई थिंक वो जाग गया था जब मैं उसका सर सहला रही थी, वो इसलिए वो शर्मिंदा है। और जेसी बोलते है तो अब मैं जब तुम्हारा खिलौना बन चुका हूँ तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो। और रुखसाना बोलती है मैं चाहती हूँ कि तुम खाना खाओ सबसे पहले, फिर उसके बाद अपनी नींद पूरी करो और तुम आराम करो जिससे तुम जल्दी ठीक हो जाओ, और अगर अब तुम्हारे पास आगे कोई सवाल नहीं तो जल्दी से खाना खा लो। और रुखसाना जाते हुए बोलते तो चलो और बाद में मिलते हैं। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रुखसाना कुछ टाइम बाद आती है और बोलती है तो तुम खाना कैसे लगा तुम्हें, असल में मैं तुम्हारे लिए थोड़ी कपड़े लाई हूँ लेकिन मुझे नहीं पता वो तुम में फिट बैठेगा या नहीं, तो तुम ट्राई करके देख सकते हो। और हमें दिखाया जाता है अपना जैसे सब कपड़े खोल लेता है और हमें दिखाया जाता है जैसे के शरीर के अंदर कितने घाव रहते हैं, और रुखसाना ये सब देख के बोलती है वो बहुत दर्द में होगा। और रुखसाना थोड़ी शर्माते हुए बोलते अरे नहीं मैंने इसको पहले भी बिना कपड़ों के देख रखी है। और जैसी बोलते अरे सुनो मुझे लगता है मुझे अभी नहा लेना चाहिए। और रुखसाना बोलती है अरे मुझे इतना शर्म क्यों आ रहा है इसको देख के, अच्छा ठीक है तो मैं नहा लेता हूँ। और रुखसाना खुद को दिलासा देते हुए बोलती है तो क्या हुआ अगर उसने कपड़े नहीं पहन रखा मुझे क्या है। और रुखसाना बोलती है शायद वो कैंडल की थोड़ी रोशनी की वजह से वो थोड़ा प्यारा लग रहा है, नहीं तो कुछ नहीं है। और हमें दिखाया जाता है वो दोनों चल के जा रहे होते हैं। रुखसाना बोलती है बाथरूम उस तरफ है, और रुखसाना फिर से बोलती है ये कमरा मैंने तुम्हारे लिए पर्सनली चुना है क्योंकि तुम्हें अकेले में कुछ टाइम मिल सके। और जैसी जंजीरों की तरफ इशारा करके बोलता है इसका क्या, अगर ये मेरे हाथ में बंधा रहा तो मैं अपने कपड़े कैसे बदलूंगा। और रुखसाना बोलती है मैं सोच रही थी इस हथकड़ी को बदल के मैं तुम्हें कॉलर दे दूं। और जैसी उसको गुस्से से ऐसे देख रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है रुखसाना अपने हाथों से जैसी को कुत्ते का फट्टा पहनाते हुए बोलती है वो मैटर नहीं करता लेकिन ये पहले से तो बहुत अच्छा लग रहा है तुम पे। और हमारा जैसी बेचारा क्या बोले क्या ना बोले पता नहीं। और रुखसाना बोलते हैं जितना मैंने सोचा था इसको लगाना अधिक मुश्किल है, और बोलती है चलो लग गया। और रुखसाना बोलती है अगर कैसिस मेरे सुंदरता को सबसे पहले पहचान लेता तो सब कुछ आराम से जाता, लेकिन इसका चेहरा देखकर तो लगता है वो जल्दी होने वाला है जो चीज़ होने वाला था। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ रुखसाना जो ट्रांस माइग्रेट हुई है इस नोवेल मानवा में, तो उसको कुछ पता है फ्यूचर के बारे में जो जेसी के बारे में, तो वो उसके बारे में सोच रही है। वो जो हमें नए चैप्टर में पता चलेगा तो उसको आप रहने दो, मतलब याद करके रख लेना। तो सीरीज के उधर बढ़ते हैं। और रुखसाना फिर बोलती है ये महल बहुत भूल भुलैया है, अगर जेसी को इधर से भागना है तो उसको कुछ टेक्निक निकालना होगा। और रुखसाना अपनी सोच से बाहर आके बोलती है जेसी को अगर तुम अपने आप को मरवाना नहीं चाहते और मैं तुम्हारी जगह होता तो इस कमरे से कभी बाहर ही नहीं निकलता, अगर निकलोगे तो तुम्हें पता ही है मेरे भाई बहन भी तुम्हें मारने के लिए रेडी है, और मुझे पता है इस महल का एक शॉर्टकट रास्ता है, अगर तुम उधर से जाओगे तो इस महल से निकल पाओगे। और ये बात सुन के जेसी एकदम शॉक हो जाता है और रुखसाना थोड़ी मुस्कुराते हुए बोलते तो चलो अभी फ्रेश हो जाओ। और हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है रुखसाना एक बटरफ्लाई के साथ खेल रही होती है, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। रुखसाना बोलती है अब सब कुछ मुझे पता चल जाएगी इस कमरे में अगर कुछ होगी तो, और मुझे सेफ्टी का भी ध्यान रखना होगा इस कमरे का। और रुखसाना बोलती है हाँ मुझे अभी तक पता नहीं चला जो मैंने पश्चिमी दिशा पे एक बटरफ्लाई भेजा था उसका कोई न्यूज नहीं आया अब तक। और रुखसाना बोल रही होती है मुझे लगा था केसिस को ढूंढने के लिए इस इलाके में प्रेडिलियन आए होंगे, लेकिन शिट अभी तक मुझे कुछ पता नहीं चला, मुझे आई थिंक मुझे और एक बटरफ्लाई भेजना होगा। और मैं बता देता हूँ आप लोगों को केसिस मतलब हमारा जो जेसी है उसको ही रुखसाना केसिस बोलता है। और हमें दिखाया जाता है रुखसाना बेड पे बैठी रहती है और जेसी आ चुका होता है नहा के, और रुखसाना उसकी तरफ देखते हुए बोलती है मुझे तो अब ये पहले से भी अच्छा लग रहा है देखने में। और हमें जेसी को दिखाया जाता है जो अपना बाल सुखा रहा होता है एक टॉवल से, और उसको एकदम खूबसूरत परा जैसा लग रहा था, नोटे परी उसको परा लग रहा होता है। और रुखसाना बेड पे इशारा करके जेसी को बोलता है तुम इधर आके बैठ जाओ। और जेसी ये बात सुन के रुखसाना को देखता है, फिर इधर सामने आता है, फिर देखता रहता है, और जेसी कुछ नहीं बोलता। फिर जेसी बोलता है ये सब मैं खुद कर सकता हूँ। और रुखसाना बोलती है क्या तुम्हें सच में लगता है तुम ये सब कर सकते हो, तो तुम्हारी पीठ में तुम पट्टी कैसे बांधोगे। और रुखसाना बोलते तुम टेंशन मत करो ये काम मैं बचपन से कर रही हूँ। और जेसी बोलते क्या बचपन से। और रुखसाना बोलती हाँ क्योंकि मेरे भाई को बहुत चोट लगा करता था। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई जो रुखसाना का भाई जो रिसेंटली कुछ चैप्टर पहले मरा था ना, वो बचपन की बात, उस भाई की बात हो रही है। और जेसी अपना सर खुजाते बोलता है चलो ठीक है आता हूँ मैं। और जेसी आके रुखसाना के साइड में बैठ जाता है, फिर वो अपना कपड़े उतारने लग जाता है। और जेसी अपने कपड़े खोलने
लगाने के बाद एकदम शाइनी हीरो लग रहा होता है और वो रुखसाना को बोलते हैं ठीक है तुम बस अपनी मेरी पीठ में मलहम लगा दो और पट्टी कर दो, इतना ही बस, समझे। और रुखसाना बोलती है क्या तुम्हें दर्द होती है जब मैं यहाँ टच करती हूँ तुम्हें? अगर दर्द होती है तो तुम मुझे बता सकते हो। और रुखसाना मन में सोचती है कैसे इसके पास इतना अच्छा चेहरा और इतना अच्छा बॉडी हो सकता है, अगर कार्लोस इसे पकड़ लेती तो पक्का इसके साथ कुछ बुरा करती। फिर रुखसाना जेसी को बोलते रुको मैं तुम्हें और आराम से करके देती हूँ, कुछ गंदा मत समझिए मित्रों। ये रुखसाना बोल रही है लाइक दवाई की बात है। चलो टॉपिक में आते हैं। फिर रुखसाना फिर से मन में बोलते हैं जितना मैंने नोवेल में रीड करा था जेसी के साथ इससे भी बुरा हो चुका होगा। फिर जेसी बोलता है रुक जाओ मैं अभी ठीक हूँ और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बाकी का मैं कर लूंगा, तुम वापस जा सकती हो। फिर रुखसाना बोलती है जेसी मुझे एक लेडी की तरह देखता है। फिर रुखसाना बोलती है मेरी सोच है क्या कुछ और। जेसी अब मुझसे बहुत सावधान कम रहने लग गया है, शायद वो मुझ पर अब भी भरोसा करने लग गया है, ये सही है मेरे लिए। फिर रुखसाना बोलती है चलो ठीक है कल सुबह मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर भेज दूंगी, अभी के लिए ये सब ठीक है। मुझे लगा था जेसी अपना इंजरी को मेरे से ठीक नहीं करवाएगी लेकिन उसने तो करवा लिया। फिर रुखसाना बोलती है इसका सोच अचानक से कैसे बदल गया। फिर रुखसाना जाते हुए बोलती है तो चलो मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रुखसाना कुछ टाइम बाद आने के बाद जेसी के लिए खाना लाई होती है और बोलती है तुम्हारे खाने का टाइम हो गया चलो खा लो। फिर जेसी रुखसाना को बोलता है तुम्हारे लिए यहाँ बार बार आना मुश्किल होगा ना। फिर रुखसाना निराश होने की एक्टिंग करते हुए बोलती है कम से कम मैं चेक करने तो आती हूँ तुम खाना ठीक से खाते हो कि नहीं, आज मुझे इतना पसीना क्यों आ रही है। फिर जेसी बोलते तुम्हारे मुंह में से खून, और फिर हमें दिखाया जाता है रुखसाना के मुंह में से बहुत ज्यादा खून आ रहा होता है और वो गिर रही होती है और साथ में उसके हाथ से खाने का प्लेट भी गिर जाता है। फिर जेसी अचानक से बोलता है अरे अरे देख के रुको रुको। फिर जेसी भाग के जाता है रुखसाना के पास। फिर रुखसाना मन में सोचती है मुझे पेट में दर्द कर रही थी जब से मैंने वो जहर पिया था जो एमिली ने मुझे दिया था। आप लोगों को अगर याद है चैप्टर 2 में हमें दिखाया गया था जो रुखसाना जहर पी रही थी। तो टॉपिक में आते हैं जैसे मैंने सोचा था खून। और रुखसाना जेसी को बोलते हैं माफ करना इतना परेशानी की कोई बात नहीं। और जेसी घबराते हुए बोलते हैं क्या। फिर रुखसाना खून पोंछते हुए बोलते हैं अच्छा तुम बताओ क्या मैं तुम्हारे खाने का मूड तो नहीं खराब कर दिया ये खून की उल्टी करके, तुम खा सकते हो ना। फिर जेसी बोलता है तुम खून से खांस रही हो और तुम अपने आप को सीरियस नहीं ले रही। फिर रुखसाना बोलती है ये सब चीजें मेरे साथ कभी कभी होती रहती है एक दो बार। फिर रुखसाना बोलती है क्या तुम परेशान हो मेरे लिए। फिर जेसी चिल्लाते हुए बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए क्यों परेशान हूँ, मैं तुम्हारे लिए कोई परेशान नहीं हूँ। फिर जेसी अपने सर में हाथ रख लेता है। फिर जेसी बोलते हैं अगर किसी का भी खास के खून आ जाए कोई भी शौक हो जाएगा, परेशान होने लग जाएगा, तुम्हें नहीं लगता ये सब नेचुरल है सबके लिए। रुखसाना बोलती है अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन मेरे लिए तो आदत हो गई है ये सब और मुझे लगती भी नहीं ये सब कुछ हैरान होने वाली बात। मैंने सोची थी कि तुम मुझे नफरत करते हो लेकिन अब तो देखा जा रहा है तुम मेरी फिक्र करते हो, ओ तुम कितने अच्छे इंसान हो। फिर रुखसाना दरवाजे के पास जाके बोलते तो चलो मैं अब जा रही हूँ और माफ करना अगर मैंने तुम्हें कोई परेशानी की, बाद में मिलते हैं। और रुखसाना जाते हुए बोलती है मन में उसको मेरा कमजोर साइड दिखा लिया, आई थिंक सब ठीक ही होगा। फिर रुखसाना दरवाजा बंद करती है तभी रुखसाना को कोई बुलाता है रुखसाना, और हमें जिर्मी को दिखाया जाता है जो रुखसाना बोलते हुए उसके पास आ रहा होता है। फिर जिर्मी शौक होकर बोलते हैं क्या तुम्हारे कपड़ों में खून क्या कर रहा है। और रुखसाना उसको भाई को झूठ बोलती है मेरा खिलौना मेरा बात नहीं मान रहा था तो मैंने उसको थोड़ा सजा दिया और कुछ ज्यादा नहीं। फिर जिर्मी शांत होकर बोलता है अच्छा वो पागल का है वो खून। फिर जिर्मी बोलता है बहन मुझे लगता है तुम्हें ना खून को अपने कपड़े में ज्यादा देर रखना नहीं चाहिए, उस गंदे इंसान का खून तुम्हारे कपड़ों में लग जाएगा। फिर रुखसाना बोलती है ऐसा क्या, मुझे गंदा लग रहा है ना इस खून से, मुझे अभी जाकर नहा लेना चाहिए। फिर रुखसाना बोलती है वेल जेरमी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे देखने आए थे। फिर जेरमी बोलते असल में मैं तुम्हें कमरे में ढूंढने गया था लेकिन तुम वहाँ नहीं थी तो मैं सोचा तुम अपने गुलाम को देखने ही आई होगी तो मैं भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया। रुखसाना बोलती है अच्छा तो ये बात है। फिर जेरमी बोलता है वैसे रुखसाना क्या तुम जेसी प्रेडिलियन से इन्फॉर्मेशन लेने आई थी। फिर रुखसाना बोलती है हाँ वैसे तो मैं इन्फॉर्मेशन लेने आई थी लेकिन इसने कुछ बका नहीं तो मैंने इसको कुत्ता बना के मारा। फिर जेरमी बोलता है इसका मतलब जेसी के पास प्रेडिलियन हाउस के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन है, उसको निकालना ही पड़ेगा हम लोगों को। फिर रुखसाना अपने मन में सोचते मुझे अभी के लिए जेसी से मिलने के लिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि अभी अगर जाऊंगा मेरे में जो जहर है उस पर भी अगर असर होने लग गया तो वो पागल हो जाएगा, मैं हैंडल कर सकता हूँ लेकिन वो नहीं कर सकता। फिर जेरमी रुखसाना की तरफ देखती है, मतलब रुखसाना कुछ सोच रही होती है, फिर वो भी सोचता है देखिए वो क्या सोच रही है। फिर जेरमी रुखसाना को बोल ही देता है वैसे रुखसाना बाय द वे तुम जो एक अंडा अपने हैच कराने के लिए पाल रही हो ना, बाय द वे गाइस मैं भी बताना चाहता हूँ अगर आप लोगों ने एपिसोड नहीं देखा, रुखसाना एक अंडा हैच कर रही है तो जैसी बोलता है सॉरी वो बोलता है फिर हमारे कैसे बोलता है रुखसाना तो तुम अगर वो अंडा हैच नहीं करवा सकती तो किसी और को दे दो वो करके दे देगा। फिर जेरमी सोचता है उसने क्या बोल दिया, फिर वो बात घुमाने के लिए बोलता है अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मतलब अगर पैरासाइट डिमन बाहर आ गया अपने हैज होके फिर वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। फिर रुखसाना ऐसे कोल्ड आवाज में बोलती है जेरमी क्या तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो पिछली बार की तरह, अगर देख लेना इस बार मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी जेरमी, मैं तुम्हें आगाह करती हूँ। फिर जेरमी बोलते हैं अरे मेरा वो
मतलब नहीं था, मैं तो बस तुम्हारी फिक्र कर रहा था। फिर रुखसाना अपने मन में सोचती है जेरमी वैसे सही बोल रहे हैं, अगर मैं जो हैच करने वाला हूँ खतरनाक डीमन, अगर उसको मैं संभाल नहीं पाऊंगा तो अपने ओनर को ये ओक मार देता है। एक वक्त में ऐसा होता है जहरीला बटरफ्लाई ओनर की सारा खून चूस लेता है और फिर ओनर ही मर जाता है। फिर रुखसाना जेरमी को बोलता है सच में इसलिए तुम मेरे लिए परेशान हो जेरमी? और रुखसाना मुस्कुराते हुए जेरमी को बोलता है जेरमी जैसे कि मुझे पता था तुम ही एक अकेले हो जो मेरे बारे में फिक्र करते हो। फिर रुखसाना बोलती है जेरमी मैं तुम्हें अभी पकड़ लेती है लेकिन तुम अभी गंदे हो जाओगे। लेकिन फिर जेरमी बोलता है नहीं मैं नहा सकता हूँ। फिर रुखसाना जेरमी को सहलाने लग जाता है और जेरमी हंसते हुए मन में सोचता है फिर भी अच्छा हुआ दोनों अंडे हैज होने से पहले ही मर गए, रुखसाना अब सेफ रहेगी। फिर रुखसाना बोलती है जेरमी वैसे तुमने प्लान तो अच्छा किया था लेकिन हाँ अगर एक भी अंडा हैच हो जाए तो मेरे लिए अच्छा है, तुम समझ रहे हो ना जेरमी? और जेरमी बोलता है हाँ बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। फिर रुखसाना बोलती है चलो तो हम लोग जाते हैं। फिर जेरमी बोलता है हाँ चलो चलते हैं। फिर रुखसाना मन में सोचती है जैसे भी जेरमी ने मुझे कुछ बताया वो सब पूरा गलत है। और वो बोलती है बच्चों का खाने का टाइम हो गया। और हमें दिखाया जाता है बहुत सारी बटरफ्लाई उड़ रही होती है और रुखसाना पूरा घूम रही होती है और वो नज़ारा एकदम देखने लायक होता है। और हमें दिखाया जाता है रुखसाना के ऊपर बहुत सारा बटरफ्लाई बैठ जाते हैं और वो नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। रुखसाना एकदम ब्यूटीफुल लग रही होती है और हमें उस टाइम भी पता चलता है रुखसाना ने डीमन बटरफ्लाई बहुत पहले ही हैच कर लिया होता है। और हमें बताया जाता है जो डेविल बटरफ्लाई होता है उसका निर्भर करता है उसके मालिक के ऊपर, वो मालिक उसको क्या खिलाता है उसी हिसाब से वो ताकतवर बनेगा। और रुखसाना बोलती है दुर्भाग्य से जो मेरा बच्चा है वो खून खाना पसंद करता है तो मुझे जहर लेना पड़ता है उसके लिए। और रुखसाना बोल रही होती है अभी तो बटरफ्लाई का फूल की कली सिर्फ 15 ही है, जब वो अच्छी तरह से खिलेगी 100 से भी ज्यादा हो जाएंगे। तो समझ जाओ गाइस रुखसाना का पावर क्या आने वाला है आगे के एपिसोड में, तो मजा आएगा। टॉपिक में आते हैं और हमें दिखाया जाता है और ये सब जब कंप्लीट हो जाएंगे मेरे कमांड मानने वाले हथियार हो जाएंगे, मेरे लिए कुछ भी कर सकेंगे। और रुखसाना अपनी प्यारी सी लिप्स पे हाथ रखते हुए बोलती है अभी सच बोलो तो मेरा एक अंडा फूट चुका है और मैं ना वो मैं जेरमी को बताऊंगा ना अपनी मदर को बताऊंगा ना एमिली को बताऊंगा, ये मेरा सीक्रेट रहेगा कि मेरा एक अंडा फूट चुका है। तो मुझे पता नहीं कौन सी अंडे की बात, आई होप मुझे लगता है वो कुछ डेविल वाला अंडा है ना उसकी बात हो रहा है, डबल मीनिंग मत समझना। तो टॉपिक में आते हैं गाइस, तब तक नहीं जब तक मैं जेसी को एग्रिस फैमिली से छीन ना लूं। फिर हमें दिखाया जाता है रुखसाना बटरफ्लाई को कमांड करती है जाओ पश्चिमी दिशा में जाओ। और हमें दिखाया जाता है बटरफ्लाई कमांड सुनने के बाद वहां जाने लग जाता है। मैंने पहली बार इसको बहुत दूर भेजा है इसलिए मेरा कनेक्शन उसके साथ थोड़ा कमजोर हो गया है। फिर रुखसाना अपने हाथ की तरफ देखते हुए बोलते है जैसे कि मुझे लगा था इतना सारा बटरफ्लाई को संभालने के लिए मुश्किल तो होगा। फिर वो परेशान होते बोलते थोड़ा सा ही मुश्किल था लेकिन फिर भी मैं इतना कुछ नहीं कर सकती। फिर रुखसाना सीरियस होके बोलती है और ज्यादा जहर मुझे लेना पड़ेगा, मेरे बटरफ्लाई के साथ अगर मुझे अपना बॉन्ड बनाना है तो कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही होगा। और फिर हमें सीन शिफ्ट करके एक खूबसूरत सी मौसम को दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है रुखसाना को जो कहीं पर बैठी होती है और कोई एक लड़की आके बोलती है तुम ही रुखसाना हो ना। फिर रुखसाना उस लड़की को एकदम कोल्ड नजरों से देख रही होती है। फिर रुखसाना बोलती है आप क्या यहाँ घूमने आई हो? फिर रुखसाना की बात सुन के वो लड़की एक स्माइल देती है और बोलती है हे रुखसाना तुम्हारी मम्मी तो टाइम के साथ और भी खूबसूरत होते जा रही है लेकिन तुम तो उनसे भी ज्यादा बहुत खूबसूरत हो। रुखसाना उनको बोलता है आप मेरी बहुत तारीफ कर रही हो। फिर रुखसाना मन में बोलते इस हाउस में ये सबसे ज्यादा बुरी इंसान है। फिर वो लड़की बोलती है तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ लेकिन असल में मैं सच्चाई बोल रही हूँ। फिर वो लड़की बोलती है रुखसाना क्यों नहीं हम दोनों एक साथ चाय पीते हुए बात करें, और बहुत दिनों से डीनो को भी नहीं देखा, इधर के घर वाले बच्चे बहुत बिजी रहते हैं तो चलो हम डीनो को भी बुला लेंगे एक साथ मिलके बात करेंगे। और गाइस मुझे नहीं पता डीनो कौन है, वो आगे के चैप्टर में पता चलेगा। और फिर हमें एक मेड को दिखाया जाता है जो आके उस लड़की को बोलता है मैम यंग मास्टर डीनो अभी चले गए हैं तो अभी वो नहीं आ सकते हैं। और फिर रुखसाना अपने मन में बोलती ये औरत। फिर वो लड़की बोलती है अच्छा ऐसा क्या, तो वो किस वजह से नहीं आना चाहता? मैडम मुझे उतना कुछ नहीं पता वो किस वजह से, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है उनको कुछ हेड का काम मिला है। फिर वो लड़की पूछती है तुम्हारा नाम क्या है? फिर वो बोलती है मिस मेरा नाम है लाना। फिर वो लड़की बोलती है लाना तुम्हारा नाम बहुत प्यारी है। फिर लाना बोलती है आपका शुक्रिया मैडम। फिर वो लड़की बोलती है लाना मैंने तुमसे जो पूछा तुम्हें उसका आंसर देना था ना कि कुछ और का। फिर वो मुस्कुराती है और बोलती है किसने कहा था मेरी इजाजत के बिना तुम्हें मुंह खोलने के लिए? फिर हमें लाना को दिखाया जाता है, उसकी आंखों में दिखाया जाता है और फिर उसका लाना का गला काट दिया जाता है। और हमें पता चलता है गला काटने वाला और कोई नहीं लड़की ही था क्योंकि उसको पसंद नहीं आया था लाना का कुछ एक्स्ट्रा बोलना। फिर वो लड़की बोलती है इसको डीमन को खिला दो। फिर हमें 2 मिनट को दिखाया जाता है, वो बोलती है यस मैडम। फिर वो लड़की बोलती है अरे माफ करना रुखसाना, क्या मैंने गलती से तुम्हारे ऊपर कुछ खून का बूंदे गिरा दिया? फिर रुखसाना बोलती नहीं मेरे ऊपर कोई खून का छींटा नहीं लगा। फिर वो डेबिल की तरह हंसते हुए बोलती है अच्छा ठीक है तो चलो हम अब चाय पी सकते हैं। और हमें पीछे 2 मिनट को दिखाया जाता है जो लाना को घसीटते हुए ले जा रहे होते हैं। फिर रुखसाना बोलती है माफ करना लेकिन मेरे पास थोड़ा काम है, तुमसे मैं बाद में मिलती हूँ। फिर वो लड़की बोलती है अरे यार
चलो ठीक है, तो बाद में मेरे रूम पे आ जाना, हम दोनों साथ में खेलेंगे। मैंने कुछ नए कपड़े भी खरीदे हैं और मेरे पास बहुत सारी गुड़िया भी है, तो हम साथ में खेल सकते हैं डॉल के साथ। फिर रुखसाना बोलती है ठीक है मैं चलती हूँ। फिर रुखसाना जाते हुए बोलती है इस लड़की के साथ जब भी मैं रहती हूँ लगता है मैं हेल में हूँ। और हमें दिखाया जाता है कुछ आवाज हो रही होती है और फिर हमें किसी का पैर को दिखाया जाता है और बोलता है शिट यार। फिर हमें पता चलता है जेरमी होता है और वो बोलता है अरे तुम कीड़े मकोड़े, मैं तुम सबको एक साथ खत्म ही नहीं कर सकता। तुम्हें लगता है ट्रेनिंग कर रहा हूँ मैं? मुझे सिर्फ ट्रेनिंग के नाम पे मजदूरी कराया जा रहा है, कीड़े मकोड़े मारने के लिए लाया गया है, ना कि ट्रेनिंग करने के लिए। फिर जेरमी साइड में बैठते हुए इन दो मेट को बोलता है क्या इसको तुम फेंकने आई हो? फिर वो दो मेट बोलते हैं हाँ यंग मास्टर जेरमी, हम इसको फेंकने आए हैं। जेरमी बोलते हैं मैं तुम लोगों को एक अच्छा आइडिया देता हूँ, अगर तुम अभी उसको फेंकने के लिए उधर जाओगे तो तुम दोनों मारे जाओ, क्योंकि अभी उस जगह पे बहुत सारे डीमन आजाद है, तुम दोनों को मार देगा देखते। फिर वो दो मेट बोलते हैं यंग मास्टर हम दोनों मिलकर डेमन स्पिरिट को संभाल सकते हैं। फिर जेरमी बोलते हैं अच्छा तो तुम दोनों किसके मेड हो? फिर वो दोनों बोलते हैं यंग मास्टर हम दोनों मिस मारिया के मेड हैं। फिर जेरमी अपने मन में सोचता है किसी कारण की वजह से ये मारिया हर टाइम उसके नौकरानी जो भी होती है ताकत पर को चुनती है। फिर जेरमी इशारा करके बोलता है ठीक है तुम लोग ये जा सकते हो। फिर वो दो मिनट बोलते हैं आपका शुक्रिया यंग मास्टर। फिर हमें दिखाया जाता है जेरमी काउंट करने लग जाता है 1 2 3, फिर 119 तक काउंट करता है और हमें दिखाया जाता है वो दोनों मेट एकदम पूरा चिल्लाते हुए वापस आ रही होती है। फिर जेरमी मुस्कुराते हुए दो मेट को बोलता है वेल तुम दोनों 119 सेकंड तक रुक गए उधर। फिर हमें उन दोनों मेट को दिखाया जाता है जिनकी फटके 64 हो रखी होती है। फिर जेरमी उनको टीज करते हुए बोलता है कि तुम्हें दोबारा जाना है वहाँ पे? फिर वो दो मेट झुक के बोलता है यंग मास्टर जेरमी तो अब हम चलते हैं। फिर जेरमी बोलता है अच्छा ठीक है तुम जा सकती हो। फिर जेरमी बोलता है व्हाट आर यू डूइंग गो। फिर वो दो मिनट कुछ समझ नहीं पाते क्योंकि वो लोग गवार हैं मेरी तरह। फिर वो दो मिनट चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो दो मिनट मैडम मारिया के पास वापस आ जाते हैं, आके बोलते हैं मैडम मारिया। फिर मैडम मारिया मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ती है और बोलते हैं अरे जेरमी तुम मेरे से मिलने आए हो, क्या खुशी का पल है मेरे लिए आज। जेरमी एकदम घटिया फेस बनाते हुए बोलता है अबे कमीनी औरत तूने अपने मेट को क्यों मार दिया, इतनी अच्छी मेट थी, तूने अभी तक अपनी कमीनीगिरी नहीं छोड़ी। फिर वो उसकी तरफ एकदम मुस्कुराते हुए देख रही होती। मारिया जेरेमी से हंसते हुए कहती है कि जब तुम इस तरीके से रहते हो तो तुम और भी ज्यादा क्यूट लगते हो। वहीं जो जेरेमी होता है उससे कह रहा होता है कि तुम पूरी तरीके से ब्लड में कवर्ड हो और ये चीज बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग है। फिर जो मारिया होती है उससे कहती है कि वैसे क्या तुम थोड़े समय पहले मोस्ट हज के ऊपर थे? मुझे लगता है कि तुम खुद के ऊपर कुछ ज्यादा यहाँ पर ओवरलोड ले रहे हो वर्क का, और आजकल जो रुखसाना वो भी कुछ ज्यादा ही बिजी दिखाई देती है। इस बात को सुन के जेरेमी कहता है कि इससे तुम्हें मतलब? फिर वो कहते हैं कि 1 मिनट क्या तुमने रुखसाना को देखा है? इस पर मारिया कहती है कि हाँ मैं थोड़े समय पहले उसके पास में गई थी, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही बिजी है। मैं तो उसके और डियोन के साथ में बैठ के एक टी को यहाँ पर पीना चाहती थी, पर मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। वहीं हम देखते हैं जेरेमी को जो कि डियोन का नाम सुनते काफी ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है एंड कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि जो डियोन है उसे रुखसाना के पास से यहाँ पर दूर रखना। इस बात को सुन के मारिया कहती है कि क्यों नहीं, डियोन भी तो उसका भाई है और यहाँ पर एक भाई अपनी बहन से अगर मिलता है तो इसमें कौन सी प्रॉब्लम है। इस बात को सुन के जेरेमी कहता है कि नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रुखसाना का एक और इकलौता भाई है जो कि मैं हूँ जेरेमी, तो क्या तुम्हें इस बात की समझ है? और फिर वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए नीचे की तरफ किक मारने लगता है एंड कह रहा होता है कि सच में आजकल रुखसाना को मेरे साथ में बिताने के लिए कोई भी टाइम नहीं है जब से उसे उसका नया खिलौना मिला है। अब जैसे ये बात यहाँ पर मारिया सुनती है कि यहाँ पर रुखसाना के पास में एक न्यू टॉय है, तो उसके बारे में जेरेमी से पूछती है। जेरेमी कहता है कि अरे वही नीले बाल वाला पंख, क्या तुम्हें उसके बारे में नहीं पता है? क्या तुमने इसके बारे में पहली बार सुना है? मुझे तो लगता है कि घर में तुम्हारा कुछ ध्यान ही नहीं है। इधर हम मारिया को देखते हैं जो कि न्यू टॉय का नाम सुन के बहुत ही ज्यादा इविली स्माइल कर रही होती है एंड कहती कि ओ माही, मुझे नहीं पता था कि जो रुखसाना है उसके पास में उसका एक न्यू टॉय है। मैं ये सोच रही हूँ कि आखिर वो कैसा होगा। वहीं जेरेमी उससे कहता है कि और कैसा होगा, बिल्कुल भी कम नहीं है डियोन से, एकदम उतना ही एनोइंग है। इधर हम देखते हैं यहाँ पर जो मारिया होती है वो वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे इसके बारे में अपनी डॉल ल्यूएले से पूछना चाहिए कि आखिर उसने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। मुझे लगता है कि मुझे खुद ही उसके पास में जाना चाहिए। फिर वो जेरेमी से कहती है कि वैसे क्या तुम फ्री हो? अगर तुम मेरे रूम के अंदर आते हो मेरे साथ में तो मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी अपनी तरफ से। इस बात को सुन के जेरेमी कहता है कि यू नो व्हाट, मैं तुम्हारा कोई डॉल नहीं हूँ जो कि तुम मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रही हो। मुझे तुम्हारे साथ में कहीं पर भी नहीं आना है, तुम अकेली जाओ। इतना कहते हुए हम देखते हैं जो जेरेमी होता है वहां से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं जो मारिया होती है अब वो खड़ी खड़ी खुद से बात कर रही होती है और वो कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे रुखसाना को जल्दी ही जाकर अपनी टी पार्टी के लिए इन्वाइट करना चाहिए। मैं बस देखने के लिए इंतजार ही नहीं कर पा रही हूँ कि आखिर उसका न्यू टॉय कैसा होगा। फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें हाउस होल्ड के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं एक गार्ड रुखसाना के पीछे जा रहा होता है एंड उन्हें रुकने के लिए कह रहा होता है। फिर हम देखते हैं रुखसाना भी उस गार्ड को देखने लगती है एंड उस गार्ड के बारे में सोचने लगती है कि आखिर ये है कौन और इसका नाम क्या है। फिर रुखसाना को नाम याद आ जाता है एंड वो कहती तुम तो याओ हो ना, मैं ये होप कर रही हूँ कि उस दिन जो चार्लोट है उसने तुम्हारे ऊपर ज्यादा शक्ति ना बढ़ती हो। अब यहाँ पर जो यान होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है कि रुखसाना ने उसका नाम याद रखा। फिर वो कहते हैं कि ये मेरे लिए काफी ज्यादा ऑनर की बात है कि आपने मेरे नाम को याद रखा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो यहाँ
यहाँ पर अपने घुटनों पर आ जाता है एंड रुखसाना को कुछ फ्लावर्स ऑफर करते हुए कहता है कि क्या आप इन्हें एक्सेप्ट कर सकती हैं। वहीं जो रुखसाना होती है उन फ्लावर्स को देख रही होती है। इधर हम यॉन को देखते हैं जो कि इससे कह रहा होता है काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए कि अगर आप इन फ्लावर्स को एक्सेप्ट कर लेती हो तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की यहाँ पर बात और कुछ भी नहीं होने वाली है। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि जो फ्लावर्स हैं वो आपके जितने खूबसूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बस आपको ये ऑफर करना चाहता हूँ। अब हम रुखसाना को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हैप्पीली उन फ्लावर्स को एक्सेप्ट कर लेती है एंड युआन को इसके लिए थैंक्स बोलती है। फिर हमारा सीन शुरू होता है और हम देखते हैं जो रुखसाना होती है उन फ्लावर्स को लेके यहाँ पर हमारे जेसी के रूम में आ जाती है। जेसी उससे पूछता है कि इन फ्लावर्स के साथ में क्या गलत है। अब हम देखते हैं रुखसाना को जो कि जेसी को देखती है, फिर उसे कह रही होती है कि जब मैं रास्ते में आ रही थी तो किसी ने मुझे ये दे दिया था। जेसी उसे कह रहा होता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम आज काफ़ी ज़्यादा अच्छे मूड में हो, मुझे लगता है कि तुम इन फ्लावर्स को कुछ ज़्यादा ही पसंद कर रही हो। रुखसाना इस बात को सुन के कहती है कि नहीं मुझे नहीं पता, वैसे मुझे लगता है कि ये फ्लावर्स दिखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीटी हैं, मुझे लगता है कि ये चीज़ तुम्हें यहाँ पर रख लेनी चाहिए। वैसे ये बताओ क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आए। इस बात को सुन के जेसी कहता है कि क्या तुम ये फ्लावर्स मुझे रखने के लिए कह रही हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये जो फ्लावर्स है वो तुम्हें किसी ने गिफ्ट दिए थे एंड गिफ्ट किसी के साथ में शेयर नहीं किया जाता। इस बात को सुन के यहाँ पर रुखसाना से कहती है कि मुझे लगा कि अगर तुम इसे यहाँ पर अपने पास में रखोगे तो तुम्हें और भी ज़्यादा अच्छा फील होगा, क्योंकि तुम इस रूम के अंदर हमेशा से ट्रैप्ड रहते हो तो तुम्हें बाहर की ऐसी प्रीटी चीज़ों को देखने का टाइम नहीं मिलता। वही हम जेसी को देखते हैं जो कि किसी चीज़ को देख के काफ़ी हैरान होता है। वो उन फ्लावर्स को देख के सोच रहा होता है कि ये कितनी ज़्यादा ओल्ड बात है। आई मीन ये एग्रीज फैमिली की जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रिएशंस हैं। इन फ्लावर्स का अभी तक कोई नाम नहीं है क्योंकि ये अपनी डेवलपमेंट के अर्ली स्टेजेस के ऊपर है, लेकिन फिर भी इनको पैरालिसिस इफेक्ट के लिए जाना जाता है। इनके छूने मात्र से हमारे हाथ और जो पैर हैं वो पूरी तरीके से पैरालाइज हो सकते हैं। लेकिन ये तो काफ़ी सही बात है कि अभी तक इनके जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं वो मोस्टली फेलियर ही रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इन फ्लावर्स को कभी यूज़ नहीं किया जाता। और यही एक कारण है कि इस फैमिली के अंदर बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो कि इन फ्लावर्स के बारे में जानते हैं। तो आखिर यहाँ पर किसी ने ये जो फ्लावर्स हैं वो रुखसाना को क्यों दिए होंगे। फिर जैसे रुखसाना से कहता है कि क्या तुम्हें सभी लोग ऐसे यहाँ पर गिफ्ट देते हैं, वैसे तुम इन फ्लावर्स को यहाँ पर छोड़ के जा सकते हो। रुखसाना कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ पर अगर ये फ्लावर्स पसंद नहीं है तो तुम्हें इन्हें एक्सेप्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे कहता है कि मेरा जो रूम है वो काफी ज्यादा सिंपल और सादा लग रहा है, तो इसे डेकोरेट करने के लिए मुझे इन फ्लावर्स की जरूरत है। अब हम रुखसाना को देखते हैं जो कि कहती है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम इन्हें रख सकते हो, वैसे मैं तुम्हें कुछ और भी दिखाना चाहती हूँ। इतना कहकर वो अपना हाथ अपनी चेस्ट की तरफ बढ़ाने लगती है। इस चीज को देखते हैं हम देखते हैं जेसी को जो कि अपनी आंखों पे हाथ रख लेता है एंड उसे कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो। वहीं हम रुखसाना को देखते हैं जो कि वहां से एक लेटर को निकालती है और कहती है कि आखिर मैं इसे और कहां पर ही छुपा सकती थी। वहीं जो जेसी होता है अब वो खुद के ऊपर ही बहुत ही ज्यादा पछता रहा होता है कि वो क्या सोच रहा था। फिर वो उसे कहता है कि आखिर ये है क्या। वहीं हम देखते हैं रुखसाना भी यहाँ पर जेसी को टीज करने के लिए एक यहाँ पर स्मिक वाली स्माइल कर रही होती है। फिर वो जैसे से कहती है कि इस मेंशन का मैप है और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे जल्दी मेमोराइज कर लो, क्योंकि यहाँ से जाने से पहले मैं इसे पूरी तरीके से जला के जाने वाली हूँ और मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम मेरे को लेके काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस हो। लेकिन फिर भी अगर तुम चाहो तो यहाँ पर एक बार के लिए इस मैप को देख सकते हो और तुम यहाँ पर इसको चेक भी कर सकते हो मेंशन को देखकर कि ये मैप सही है या फिर नहीं है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो जैसे होता है उसे पूछ रहा होता है कि अभी के टाइम पर हम इस मैप के अंदर कौन सी जगह पर हैं। इस बात को सुनते हैं हम देखते हैं रुखसाना को जो कि एक जगह पर उंगली पॉइंट करती है एंड उसे कहती है कि वेल हम लोग यहाँ पर हैं और यहाँ से बाहर निकलने का एक काफी ज्यादा शॉर्ट रास्ता भी मेरे को मालूम है। लेकिन अगर मैं तुम्हें अच्छी तरीके से बताऊं तो इस रास्ते के बारे में फैमिली के अंदर बहुत ही ज्यादा कम लोग जानते हैं। मैंने भी काफी एक्सीडेंटली इस रास्ते को खोजा था। इस बात को सुन के जेसी कहता है कि तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये रास्ता इस मेंशन का सीक्रेट वे है। रुखसाना कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन फिर भी इस रास्ते के अंदर से आई मीन इसके रास्ते से जाने में हमें यहाँ पर एक प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन अगर उस प्रॉब्लम को एक बार के लिए साइड में रख दिया जाए तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट रास्ता है जिससे तुम इस मेंशन से बाहर निकल सकते हो। थोड़ी देर बाद में जो रुखसाना होती है वो जेसिन से पूछती है कि क्या तुमने इसे पूरी तरीके से मेमोराइज कर लिया है। इस पर जो जेसिन होता है वो अपना सर हाँ में हिलाता है। फिर हम देखते हैं जो रुखसाना होती है उस मैप को पूरी तरीके से जला देती है। वहीं हम देखते हैं जो रुखसाना होती है उसके बाद में वहाँ से चली जाती है। फिर हम जेसिन को देखते हैं जो कि उन फ्लावर्स को देखने लगता है एंड सोचता है कि ये फ्लावर्स पॉइजनस है एंड मुझे लगता है कि इसके बारे में रुखसाना को सही से नहीं पता है। आखिर ये कितना ज़्यादा हार्म कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी को ये तो मुझे पूरी तरीके से नहीं पता है, लेकिन इसकी सिर्फ और सिर्फ स्मेल से मैं बता सकता हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस है। और अगर ये रुखसाना के फादर की तरफ से भेजे गए हैं तो क्या यहाँ पर इसके पीछे लांटे एग्रीज का हाथ है। लेकिन आखिर वो अपनी ही डॉटर को यहाँ पर जो पॉइजनस फ्लावर्स है वो क्यों देना चाहेगा। क्या इसका लेना देना रुखसाना की उस फेंट टॉक्सिक अरोमा से जो कि वो अपने साथ में कैरी करती है। और क्या यही वजह है जो यहाँ पर रुखसाना है उसने वोमिट का ब्लड किया था, आई मीन ब्लड का वोमिट किया था। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना
जेसन होता है उन फ्लावर्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने लगता है। लेकिन हमें ये बात पता चलती है कि जेसन अपनी पूरी पावर्स का अपनी सेकल्स की वजह से यूज नहीं कर पा रहा है। फिर हमारा सीन शेड होता है और हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं रुखसाना से जेसन के बारे में कोई पूछ रहा होता है कि क्या वो अच्छी तरीके से बिहेव कर रहा है। इस बात को सुन के रुखसाना कहती है कि हाँ, वो हर दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है बिहेव करने के लिए। वहीं वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है क्योंकि वो चीज़ आपने गिफ्ट के तौर पर मुझे दी थी एंड मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ अगर हमने थोड़ा सा उसे सही कर दिया तो वो जो टॉय है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। हम देखते हैं यहाँ पर ये सारी बातें रुखसाना किसी और से नहीं बल्कि लांटे एग्रिस से कर रही होती है। वहीं जो लांटे एग्रिस होता है वो हंसते हुए रुखसाना से कहता है कि तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अपने ही जैसी लगती हो। इस बात को सुन के रुखसाना मन में सोचती है कि तब तो ये काफ़ी रिडिकुलस है। फिर लांटे एग्रिस कहता है कि तुम्हें पता है तुम बचपन से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हो और मुझे इसका कारण वो बच्चा लगता है। वैसे उसका नाम क्या था? आसर। तुम्हें पता है तुम्हारा वो जो ब्रदर था जो कि किसी भी काम का नहीं था, शुरू में मेरे पास में उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ही हाई एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि वो सिहरा को यहाँ पर रिसेंबल करता था। लेकिन बाद में मैंने देखा कि वो तो पूरी तरीके से यूजलेस निकला एंड मुझे लगता है कि उसी की वजह से तुम इन्फ्लुएंस थी जब तक कि वो जिंदा था और अभी जब वो यहाँ पर मर चुका है तो तुम पूरी तरीके से चेंज हो चुकी हो। इन बातों को सुन के हम देखते हैं यहाँ पर जो रुखसाना होते हैं उसका जो हाथ होता है वो ट्रेम्बल करने लगता है गुस्से के मारे, लेकिन वो कंट्रोल कर रही होती है खुद को। एंड यहाँ पर जो लांटे एग्रिस होता है उससे कहती है कि अगर आप उस ब्रदर की बात कर रहे हो जो कि टेस्ट के दौरान मारा गया था तो उसका नाम एसेल था ना कि एशर था। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें कोई मैटर नहीं करती क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बेकार मौत मरा था। मेरे लिए वो कोई मायने नहीं रखता और अगर वो आज जिंदा भी होता तो भी मैं वही रुखसाना होती जो कि आज आपके सामने खड़ी हूँ। मैं एक प्राउड एग्रिस हूँ और मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके जैसा बनना है ना कि किसी अपने ब्रदर जैसा। फिर हमारा सीन होता है और हम देखते हैं जो रुखसाना होती है वो अपने रूम में आ जाती है एंड वो मेड से कहती है कि तुम जाओ और जाते हुए यहाँ पर जो दरवाजा उसे बंद कर देना। मेड भी इस बात के लिए एग्री करती है। फिर हम रुखसाना को देखते हैं जो कि काफ़ी थक चुकी होती है, इसलिए वो चेयर पे बैठ के थोड़ा आराम करने की कोशिश कर रही होती है। वो सोच रही होती है कि मुझे इस बात से कोई भी सरप्राइज नहीं है कि मुझे एक ही दिन के अंदर मारिया और लांटे एग्रिस दोनों से डील करना पड़ा। फिर वो सोच रही होती है कि मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाहती हूँ लेकिन मेरे को नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वो बटरफ्लाई आ जाती है। रुखसाना उससे पूछती है कि बताओ आखिर तुमने क्या देखा? तो वो बटरफ्लाई बताने लगती है कि मैंने जंगल के ऊपर रेड मून देखा। जंगल के अंदर जितने भी जो क्रोस थे वो यहाँ पर रो रहे थे, पता नहीं ये खुशी की वजह से था या कोई बुरा होने की आशंका की वजह से था। वहाँ पर बहुत सारे लोगों की बॉडीज पड़ी थी जिन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मारा गया था और उन सब बॉडीज के बीच में एक लंबा काले घने बालों वाला व्यक्ति खड़ा था। जैसे रुखसाना ये सारी बातें सुनती है उसे पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि डियोन है, लांटे एग्रिस का सबसे ज्यादा चहीता बेटा, सिबलिंग्स के ऊपर टॉप पर आने वाला और इसकी टॉप पोजीशन से इसे कोई मूव भी नहीं कर सकता। ये सिबलिंग्स में सबसे ज्यादा वीसीएस है, डियोन एग्रिस। मुझे लगता है कि ये वापस आ रहा है लेकिन आखिर इसे कितना टाइम लगेगा वापस आने में। जिस जंगल के बारे में मेरी बटरफ्लाई ने मुझे बताया वो वेस्टर्न बॉर्डर्स के पास में है, तो मुझे लगता है कि वो किसी भी पल यहाँ पर आता होगा क्योंकि वेस्टर्न बॉर्डर्स यहाँ पर ज्यादा दूर नहीं है। फिर वो सोचते हैं कि आखिर वहां पर जो डियोनोस की फाइट किससे हुई है जहां पर उसने इतने सारे लोगों को मार दिया है। ये श्योर ही कोई और नहीं बल्कि पेडेलियंस ही होंगे जो कि यहाँ पर जेसन को ढूंढते हुए आए थे। ये सच में बहुत ही ज्यादा बेकार हुआ कि वो यहाँ पर जो डियोन है उसके हाथों से मारे गए। मुझे लगता है कि मुझे इसके बारे में जेसन को बताना चाहिए। ये सोचते हैं हम देखते हैं जो रुखसाना होती है वो जेसन के केस की तरफ आती है एंड हम देखते हैं वो जेसन के केस में आकर जेसन के सामने खड़ी हो जाती है। जेसन भी उसे ही देख रहा होता है एंड पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन हम रुखसाना को देखते हैं जो कि जेसन को देख के मन में सोच रही होती है कि वेल सही से मुझे इसे नहीं बताना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो पेडेलियंस हैं वो यहाँ पर जेसन को ढूंढना इतना ज़्यादा इजीली छोड़ देंगे। मैं यहाँ पर जो अपनी सर्विलेंस है उसे और भी ज़्यादा इंक्रीज कर दूंगी ताकि अगली बार जब भी कोई पेडेलियंस यहाँ पर जेसन को ढूंढने के लिए आए तो वो किसी दूसरे के हाथों मारा ना जाए। फिर हम देखते हैं रुखसाना को जो कि जेसन से कहती है कि जेसन तुम जल्दी से सही हो जाओ, मतलब पूरी तरीके से ठीक हो जाओ। एंड वो मन में कहती है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी इकलौती होप हो। एंड हम देखते हैं इसी के साथ में जो चैप्टर होता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है मेरा चैनल अब तक मोनेटाइज नहीं हुआ, फिर भी मैं वीडियो बनाने के लिए अपना बेस्ट देता हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग मेरे को थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक थोड़ा समझ रहे ना, पैसा वैसा दे के और कुछ नहीं। अगर आपके पास जितना भी हो लाइक 5-10 रुपये भी, मतलब वो नहीं है, और नहीं देना चाहते तो कोई नहीं, आप सिर्फ सब्सक्राइब करके रखिए और प्यार दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो टाटा बाय बाय, खाना पीना खा लेना दोस्तों।